नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में पसोठावादी सरकार चल रही है, उस पसोठावादी सरकार के जो भ्रष्ट लोग हैं या उनके परिवार के जो भ्रष्ट लोग हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई से संजय राउत पहले बौखलाया और उसके बाद में खबर यह है कि अब संजय राउत के वर्तमान के गुरु शरद पवार को भी इससे दिक्कत होने लगी है। दरअसल संजय राउत ने बयान दिया था कि मैं इसको लेकर शरद पवार से बात करूंगा, और शरद पवार ने उसी तरीके का बयान दिया जैसा कि संजय राउत ने दिया था। शरद पवार ने भी कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने की लगातार कोशिशें सत्तारूढ़ केंद्र सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी कड़ी में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके नेताओं को ईडी और दूसरी केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से डराने की और उन पर दबाव डालने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वो न गिरेगी न अस्थिर होगी। इस सब के पीछे अब हम आपको खेल समझाएंगे कि वास्तव में शरद पवार क्यों आज संजय राउत की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं या संजय राउत की पत्नी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्यों संजय राउत अपनी हर समस्या या अपने आप को घिरा हुआ देखकर शरद पवार की शरण में पहुंच जाते हैं। दरअसल कांग्रेस जिस तरीके से महाराष्ट्र में कमजोर हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र में अब खुले तौर पर तीन पार्टियां मजबूती के तौर पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बाकी की दोनों पार्टियों से बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी कि आप कह भी सकते हैं कि उन दोनों को मिलाकर उसके बराबर भारतीय जनता पार्टी है। और बाद में आती है एनसीपी और शिवसेना, दोनों की सीटें लगभग बराबर हैं। उस स्थिति में आने वाले जो बीएमसी के चुनाव में वो शिवसेना और एनसीपी चाहते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस ये समझ रही है कि अगर मिलकर चुनाव लड़ा तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। दूसरी तरफ शिवसेना को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत है, और एनसीपी के तौर पर शिवसेना को एक सहारा मिलता हुआ भी दिख रहा है। दूसरी तरफ एनसीपी के इस बुजुर्ग नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री और देश में केंद्रीय मंत्री पद संभाल चुके शरद पवार को बुढ़ापे में एक महत्वाकांक्षा पली हुई है। उन्हें यह लगता है कि चलते चलते उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिलनी चाहिए, और इसीलिए शरद पवार की पार्टी के लोगों ने, आप कह सकते हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी इसमें शामिल हो सकती है, संजय राउत के बहाने शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने का एक सिगुफा छोड़ा, और जिस पर दूसरे तरफ से भी कई तरफ से इस पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि शरद पवार यूपीए के वर्तमान के परिदृश्य में एक बेहतर चेयरमैन हो सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार के जो चेले चपाटे हैं वो इसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि सोनिया को इससे घबराहट होने लगी है। सोनिया के पास ले देकर एक पद है जिसकी कोई संवैधानिक वैधानिकता नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन नाम के लिए ही सही पद तो है, और उसी पद को हथियाने की साजिश अब शरद पवार एनसीपी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वर्षा राउत के खिलाफ 55 लाख रुपए के लेन देन के मामले को लेकर ईडी ने जब 3 बार नोटिस भेजा, तो उस नोटिस पर सबसे पहले संजय राउत, जो वर्षा राउत का पति है, वो बौखलाया, और उसके बाद संजय राउत ने सिफारिश की। संजय राउत ने शरण ली शरद पवार की। शरद पवार के माध्यम से एक बार फिर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि ईडी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराना है, जो पसोठावाद रूपी नए प्रकार के अत्याचार तानाशाही का प्रतीक बन चुकी है। महाराष्ट्र की जनता जिसके त्रस्त होकर त्राही त्राही कर रही है, वही महाविकास अघाड़ी के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के माध्यम से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसको लेकर संजय राउत ने भी कहा था कि ये सब जो ईडी है, ये सीबीआई है या दूसरी एजेंसियां हैं, वो हमें डराने के लिए हैं, क्योंकि हम उद्धव ठाकरे के सबसे नज़दीक हैं। उद्धव ठाकरे के जो खास विधायक हैं या दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं, जो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, उन सभी को डराने की कोशिश करी जा रही है, और ये सब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है।
लेकिन संजय राउत ये भूल जाते हैं कि उनकी जो पत्नी है वर्षा राउत, वो एक मामूली शिक्षिका है। उसके बावजूद वो तीन कंपनियों की डायरेक्टर बनी हुई हैं और उन्हीं में से एक कंपनी में उसकी जो पार्टनर थी प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने जिस तरीके से 55 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, बाद में जिस पर सफाई देते हुए संजय राउत ने ये कहा था कि हम मिडिल क्लास लोग हैं और ये जो पैसा है हमने मकान बनवाने के लिए दिया था। लेकिन संजय राउत इस बात का कोई स्पष्ट जवाब ईडी को अभी तक नहीं दे पाए, ईडी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो मामला है सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, सीधे तौर पर हवाला का मामला है, सीधे तौर पर धन शोषण का मामला है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, ईडी का एक्ट है, वो इन्हीं चीज़ों की निगरानी करता है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में किसी तार्किक कारण के बिना कोई लेन देन होता है, पैसे का बड़ा लेन देन होता है, तो निश्चित तौर पर ईडी उस पर निगाह रखता है और ईडी उसकी जांच करता है। मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा भी यही है कि अगर पैसे का लेन देन बिना किसी कारण के हो रहा है या किसी फेवर के लिए हो रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तब निश्चित तौर पर उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्वत का मामला है कई बार घुमा फिरा कर दिया जाता है और कान को रिश्वत देने वाले या इस तरीके के फेवर लेने वाले लोग सीधे तौर पर नहीं पकड़ते हैं बल्कि घुमाकर पकड़ते हैं। और कान पकड़ना है, चाहे घुमाकर पकड़ा जाए या सीधे तौर पर पकड़ा जाए, वो तो जांच के दायरे में आएगा। यानी हवाला होगा, जहां मनी लॉन्ड्रिंग होगी वहां पर ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। और तीन बार ईडी से बचने की नाकाम कोशिश करने के बाद संजय राउत को लगा कि अब अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे, इस तरीके से बौखलाएंगे और भाजपा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार पर आरोप लगा के दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो शायद ईडी नरम पड़ सकता है। और यही वजह रही कि वर्षा राउत ईडी के सामने तीसरे नोटिस के जवाब में भी पेश नहीं हुई और उसने ये कहा कि वो 5 तारीख को पेश हो सकती है या 5 तारीख के बाद। अब यहाँ जिस तरीके से संजय राउत ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद संजय राउत ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सामना में किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र में छोटे छोटे कमल खिल रहे हैं और वो लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिफेम करने की, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये न भूलें कि हम इतने मामूली भी नहीं है, हमसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हम नंगे लोग हैं और नंगों से पंगा हमेशा भारी पड़ता है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने, जो पेशे से वकील है, उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि संजय राउत को हम एक दोस्ताना सलाह दे रहे हैं कि उन्हें किसी दिमागी डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी दिमागी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि वो भाषा की मर्यादा भी भूल रहे हैं, वो संवैधानिक मर्यादाएं भी भूल रहे हैं और तमाम तरीके की उलझुल बातें करते हुए भाषा को भी बहुत ज़्यादा निचले स्तर तक ले जाते हुए दिख रहे हैं। संजय राउत की ये जो स्थिति है वो कोई मामूली स्थिति नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी जो दुखती रग है उस पर जब पैर पड़ता है, उस पर जब हाथ दबता है, तब निश्चित तौर पर इसी तरीके का व्यवहार वो करता है। संजय राउत को महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में उम्मीद थी कि या तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, या फिर कोई बड़ा मंत्रिमंडल मिलेगा। वो सब नहीं हुआ और ना ही संजय राउत के भाई को मंत्री बनाया गया। इसके बाद वो काफ़ी दिनों से तड़प रहे थे और उसके बाद संजय राउत ने शरद पवार के साथ में जुगलबंदी करना शुरू किया। शरद पवार के साथ मिलकर वो शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर यूपीए का किसी तरीके से बिल्ली के भाग से छींका टूटता है या फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हिस्से से अगर सत्ता जाती है तो शायद यूपीए का चांस बनेगा और यूपीए के चांस में शरद पवार संजय राउत को बड़ा इनाम देंगे। यही वजह है कि शरद पवार संजय राउत एक दूसरे का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत शरद पवार को यूपी अध्यक्ष बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, तो शरद पवार संजय राउत को उसकी पत्नी के खिलाफ जो ईडी का नोटिस हुआ है उससे बचाने की और उसमें नैतिक बल देने की, उसमें सपोर्ट करने की एक कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इन दोनों की जुगलबंदी भी ईडी के काम में रुकावट नहीं बन पाएगी। ईडी अपना काम करेगी और वर्षा राउत के माध्यम से संजय राउत ने जो कुछ भी किया होगा उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी अगर वो अपराध है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या इस तरीके के और भी मामले सामने आएंगे। क्योंकि एक बार वर्षा राउत जब ईडी के सामने जाएगी
तो ईडी से पूछताछ में उनके अन्य खातों की भी जांच की जाएगी और जो बेनामी संपत्ति के तौर पर जो लेन देन होते हैं, बेनामी लेन देन को लेकर भी पूछताछ होगी और उसमें उनके द्वारा कुछ ऐसा अगर निकल के सामने आ जाता है, इस तरीके का कोई बयान उनसे निकल जाता है जिसका लगता है कि संजय राउत अपनी पत्नी को पिछले 1 महीने से तैयारी करा रहे हैं वकीलों के माध्यम से कि उन्हें ईडी को जवाब कैसे देना है, किस तरीके से जवाब देना है जिससे ईडी उनको उलझा न पाए। लेकिन चूंकि ईडी हो या दूसरी जो एजेंसियां हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होती है, वो भी ये उम्मीद करके चलती हैं कि अगर व्यक्ति को ज़्यादा समय मिल जाएगा तो वो रटे रटाए जवाब लेकर आएगा और उसके लिए वो बार बार उसको पूछताछ के लिए बुलाएंगे। संजय राउत को भी ये पता है कि एक बार ईडी के सामने अगर वर्षा राउत पेश होगी तो मामला एक बार की पूछताछ में खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि 55 लाख के लेन देन का मामला है और यहाँ पर सीधे तौर पर कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से इस लेन देन को जस्टिफाई किया जा सके या इस लेन देन के पीछे कोई कारण बताया जा सके। हालांकि संजय राउत ने कहा कि ये जो लेन देन हुआ है ये मित्र की पत्नी ने दूसरे मित्र की पत्नी को पैसे दिए हैं और मित्रों में ऐसा चलता है, आपसदारी में ऐसा चलता है, लेकिन ये अनसिक्योर लोन की श्रेणी में आता है और ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग को अनसिक्योर्ड लोन के तौर पर ही करती हैं और यही वजह है कि संजय राउत को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो शरद पवार के पास पहुंचे और शरद पवार भी अब संजय राउत जैसी ही बातें करने लगे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर वर्षा राउत के खिलाफ जो मामला बन रहा है, वर्षा राउत के खिलाफ जो ईडी को सबूत मिले हैं, उससे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को भी डर लग रहा है कि अब अगला नंबर उनके किसी अन्य दूसरे साथी का आने वाला है जो इस तरीके के केस में फंसा हुआ है। पहले प्रताप सरनायक के खिलाफ जांच शुरू हुई थी जिसमें तमाम खुलासे हुए थे, प्रताप सरनायक के तमाम घोटाले उजागर हुए थे और इस सब के पीछे किरीट सोमैया जिस तरीके से पड़े हुए हैं उसकी वजह से संजय राउत किरीट सोमैया को भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब आशीष शेलार ने दे दिया है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो नया एपिसोड शुरू हुआ है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।